नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स का भाग 11 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर पाठ पहला देखा था। आज की वीडियो में हम प्रश्न उत्तर पाठ दूसरा देखने जा रहे हैं। प्रश्न 6, क्या आप व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल बल व स्टिक नमूना का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं के उन प्रारूपों को बना सकते हैं? तो इस चीज़ को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला जो ये क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम बाज़ार में मिलने वाले प्लास्टिक या लकड़ी के बॉल एवं स्टिक किट का उपयोग करके जटिल जैव अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि के त्रियामिनी 3D मॉडल बना सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ, यह बना सकते हैं, क्योंकि जो गेंद होगा उसका कैसे होगा, वो अलग अलग रंगों की गेंद अलग अलग परमाणुओं जैसे कार्बन के लिए काला, ऑक्सीजन के लिए लाल, हाइड्रोजन के लिए सफ़ेद को हम दर्शाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा स्टिक होगा, ये डंडियाँ परमाणुओं के बीच के रासायनिक बंध मीन्स केमिकल बॉन्ड को भी दर्शा सकती है। और इससे जानते हो क्या महत्व होगा कि इससे हम सब जितने भी छात्र हैं वो अणु की वास्तविक बनावट को समझेंगे, उनके कोण, एंगल्स और उनकी जटिल संरचनाओं को आंखों से देखकर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है हाँ, बॉल और स्टिक मॉडल से जैव अणुओं के मॉडल बनाए जा सकते हैं। इसमें गेंद परमाणु को दर्शाती है और स्टिक बंध को दर्शाती है। इससे अणु की संरचना और बंधों की दिशा स्पष्ट होती है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, DNA जैसे अणुओं के मॉडल बनाए जा सकते हैं। यह अध्ययन और समझने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना बताइए। एलेनिन एक अल्फा अमीनो अम्ल है। इसमें एक केंद्रिक कार्बन होता है। इस कार्बन से 4 समूह जुड़े होते हैं: अमीनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन, R समूह, CH3 मिथाइल समूह। इसका सामान्य सूत्र CH3CHNS2 COOH है। तो अब समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एकदम सिंपल है कि हमें एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना को बतलाना है। इसका मतलब होता है कि हमको ये बताना है कि एनेलिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उनके अंदर परमाणु एटम्स किस तरह से जुड़े होते हैं। तो बच्चों, जैसे एक घर ईंटों से मिलकर बनता है ना, वैसे ही हमारे शरीर के प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। आज हम सबसे सरल एमिनो एसिड में से एक एलेनिन के बारे में जानेंगे। तो ये एलेनिन है क्या? पहला इसमें है अमीनो समूह, ठीक है, जो कि है हमारा NH2, इसलिए इसे हम लोग अमीनो एसिडिक भी कहते हैं। दूसरा हाथ है, मतलब दूसरा समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। यह इसे एसिडिक वाला गुण देता है। ये क्या करेगा? एसिडिक का गुण देगा। तीसरा जो है सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु है। चौथा हमारा है तीसरा हाइड्रोजन। चौथा जो होगा CH3 है।
ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये किससे जुड़ता है? ये मिथाइल समूह से जुड़ा होता है, इसे ही हम R समूह कहते हैं। तो इसको आप एक आसानी तरीका से जान सकते हैं कि 4 का ऐसे देख लीजिए, एक में आप कर दीजिए NH2, दूसरा कर लो COOH, तीसरा मान लो हाइड्रोजन और एक तरफ कर लो CH3। ठीक है, इस तरह से। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि गोंद किससे बने होते हैं? क्या फेविकॉल इससे भिन्न है? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि गोंद प्राकृतिक पॉलीसेक्राइड्स से बने होते हैं। ये पौधे प्लांट से प्राप्त होते हैं। फेविकॉल एक कृत्रिम सिंथेटिक चिपकाने वाला पदार्थ है। यह रासायनिक पॉलीमर से बना होता है, इसलिए गोंद और फेविकॉल दोनों में अंतर होता है। तो ये जो प्रश्न है वो मुख्य 2 भाग में समझिए डिवाइड है। पहला कि गोंद क्या है, दूसरा गोंद और फेविकॉल में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहला समझो कि गोंद, जैसे मैंने बताया, जो गोंद हमें पेड़ से मिलता है वो असल में किसी चीज़ से बना होता है। और दूसरा था कि क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। क्वेश्चन को पहले समझो। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम नीम या बबूल का पेड़ का जब छाल को थोड़ा सा खींचते हैं तो वहाँ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। ठीक है ना, निकलता है, ये आप लोग ने देखा होगा। वो अक्सर में पॉलीसेक्राइड से बना होता है। पॉलीसेक्राइड का मतलब है चीनी या कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत लंबी चेन। ये पूरी तरह से प्राकृतिक नेचुरल है, क्योंकि इससे पौधों को खुद अपनी रक्षा के लिए बनाता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ है वो पौधे अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल हम फेविकॉल के रूप में करते हैं, और ये एक सिंथेटिक पदार्थ है। इसे हम फेविकॉल में रसायन जैसे केमिकल की मदद से बनाया जाता है। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसे अक्सर पॉलीविनाइल और एसिडिक PVA भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझा कि गोंद और फेविकॉल दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। अब इसकी एक चीज़ समझो कि जो सोर्स है, ठीक है, किसका? गोंद का जो सोर्स है गम का, वो पेड़ों और पौधों से मिलता है, और जो फेविकॉल होगा वो हमारा फैक्ट्री और रसायनों से बनता है। बनावट कैसा होगा? गोंद का जो बनावट होगा ये पॉलीसेक्राइड होगा, और फेविकॉल का जो बनावट होगा यह एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, प्रकृति इसकी कैसी होगी? ये पूरी तरह प्रकृति से गोंद मिलेगा, बट हमारा जो फेविकॉल है वो पूरी तरह से मानव उसको बनाएंगे। ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित किया जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रोटीन, वसा व तेल अमीनो अम्ल का विश्लेषणात्मक परीक्षण बताइए एवं किसी भी फल के रस, लार, पसीना तथा मूत्र में इनका परीक्षण करें। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है ना कि पूछ रहा है कि प्रोटीन, वसा, फैट और अमीनो अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, और क्या हम इनका टेस्ट फल के रस, लार, पसीना या मूत्र से कर सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, जैसे कि जूस है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसमें क्या क्या है, क्या इसमें प्रोटीन है, वसा है, अमीनो अम्ल है। तो इसके लिए हम छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, छोटा टेस्ट करेंगे। एक होता है प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ब्यूरिट टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? कॉपर स्लेट प्लस NaOH दोनों को मिलाना होता है, और मिलाकर आपको क्या देखना है? अगर बैगनी पर्पल रंग बने तो समझो इसमें प्रोटीन है। जैसे दूध में प्रोटीन होता है तो इसमें यह रंग आएगा, मतलब दूध पे टेस्ट करोगे ना तो आपको पर्पल रंग दिखाई देगा। दूसरा है वसा, फैट का टेस्ट करना है। ये कैसे करेंगे? कागज़ पर सैंपल डालना है हमको, फिर उसमें क्या दिखेगा? अगर कागज़ पर तेल जैसा दाग, ऑयली स्पॉट, ये अगर बनता है तो समझ लो कि इसमें फैट है।
जैसे तेल या घी कागज़ पर डालने पे वो क्या हो जाता है, पारदर्शी वाला दाग जैसा बन जाता है। फिर हमारा है कि एमिनो अम्ल टेस्ट, ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें, तो ये हमारा होगा निनहाइड्रिन, तो उसमें निनहाइड्रिन डालना है और उसमें क्या दिखेगा कि हमें नीला या बैगनी रंग दिखेगा, तो समझिए कि ये अमीनो अम्ल है। खास बात इसमें क्या है, ये सारे टेस्ट हम फल के रस, लार, पसीना, मूत्र में भी कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग पदार्थ पहचानने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट को करना पड़ेगा। तो मैंने यही लिखा है आपको कि प्रोटीन परीक्षण कॉपर सल्फेट प्लस NaOH मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। प्रोटीन उपस्थिति वसा तेल परीक्षण में कागज पर लगाने से पारदर्शी ऑयली स्पॉट धब्बा बनता है। वसा उपस्थिति अमीनो अम्ल परीक्षण निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन डालने पर नीला बैगनी रंग बनता है। इन परीक्षणों को फल, रस, लार, पसीना और मूत्र में भी किया जा सकता है। प्रश्न 10वां, पता लगाइए कि जैव मंडल में सभी पादपों द्वारा कितने सेलुलोज का निर्माण होता है। इसकी तुलना मनुष्य द्वारा उपस्थित कागज से करें। मानव द्वारा प्रतिवर्ष पादप पदार्थों की कितनी खपत की जाती है, इसमें वनस्पतियों की कितनी हानि होती है उसे देखें। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पौधे कितना सेलुलोज बनाते हैं, मनुष्य कितना उपयोग करते हैं और इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, पादप प्रकाश संश्लेषण से बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज बनाता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है। मनुष्य कागज बनाने के लिए सेलुलोज का प्रयोग करता है। हर वर्ष बड़े मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है, इससे वनस्पतियों की हानि होती है और पर्यावरण प्रभावित होता है। आसान भाषा में समझो कि पेड़ पौधे सूरज की मदद से खाना बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी से सेलुलोज बनता है। सेलुलोज क्या है, पौधे की दीवार, जिसको हम सेल वॉल का मुख्य भाग है। पौधे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज बनाते हैं और उससे मनुष्य क्या करता है, कागज बनाने में उसका उपयोग करता है। किसका, सेलुलोज का। समस्या क्या हो रही है कि कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा वनस्पति की हानि हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। जैसे हम कॉपी किताब इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, पेड़ को काटा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ कटेंगे तो हमारे पर्यावरण खराब हो जाएंगे, इसलिए पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। प्रश्न 11 समझते हैं, एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो मैंने लिखा है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। इनकी विशिष्टता होती है, एक एंजाइम एक ही क्रिया करता है। ये तापमान और pH से प्रभावित होते हैं। अधिक ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो सकते हैं। ये कम मात्रा में भी प्रभावी होते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्या है, इनके क्या क्या गुण हैं, आप बताओ। तो एंजाइम तो पता है ना, हम लोग शरीर का ये हेल्पर है। ये क्या काम करता है, यह काम को जल्दी करवाने में मदद करता है। इनके मुख्य गुण होते हैं, पहला, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज़ करते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, एक एंजाइम एक ही काम करता है। इनके जो टेम्परेचर और pH पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा गर्मी में खराब भी हो सकते हैं, कम मात्रा में भी काम कर लेते हैं। सबसे आसान उदाहरण, जैसे टीचर क्लास में काम जल्दी करवा सकते हैं, वैसे एंजाइम शरीर में काम जल्दी करवा सकता है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो एंजाइम धीरे धीरे खराब होने लगते, डिनेचर हो जाते हैं। तो एंजाइम शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि हमारा ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, तो प्रोटीन के लिए। ऑयली स्पॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, वसा के लिए।
निनहाइड्रीन टेस्ट किसके लिए करते हैं? अमीनो अम्ल के लिए। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधे में। एंजाइम क्या होते हैं? तो आपको बताना है वो कैटालिस्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है, आप इसको समझो। और ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकला कि आज हमने सीखा पदार्थों की पहचान कैसे करते हैं, पेड़ों का महत्व, एंजाइम का काम और कुछ सरल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।